So, shall we start the class? आज लास्ट क्लास है. ओके. लास्ट क्लास में क्या हुआ था, अपना एमसीक्यू किए थे. दिसंबर 23 का कर रहे हैं. ओके, स्टार्ट करें. दिसंबर 23 मैंने एमसीक्यू कराया था, उसका रीजंस भी लिखवाया था. एमसीक्यू कर रहा है, दैट्स गुड थिंग, बट यू शुड हैव नो द रीज़न ऑल्सो कि करेक्ट क्यों है, रॉन्ग क्यों है. वो मैंने जिसमें पॉसिबल है सब में करवा दिया था, लिखवा दिया था. मतलब हर किसी में तो लिखवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसमें ज़रूरी है, जो उसको लग रहा था कि मैंने टच अप नहीं किया है बट एमसीक्यूज़ में आ गया है, वो मैंने साइड में उसका रीज़न लिखवा दिया था. ठीक है. ऑब्वियसली स्पेशल फोकस वाज ऑन आवर कोर्स चैप्टर, नॉट ऑन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर. लेकिन मैंने बिजनेस क्या था आपका, दूसरा क्या था, डाटा एनालिसिस. द स्पेशल फोकस ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नॉट ऑन डाटा एनालिसिस. लेकिन डाटा एनालिसिस को भी मैंने टच अपॉन किया था. मशीन लर्निंग का क्वेश्चन था, तो उसको मैंने हटा दिया था. लेट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जो आपके लिए न्यू है सबके लिए न्यू है. अनलेस एंड अनटिल द पर्सन सिटिंग इन द एग्जामिनेशन इज द इंजीनियर. ठीक है, बट हो जाएगा. अब उसको वो इंजीनियर है, दैट देन ऑन द कॉन्ट्रेरी यू पीपल आर फाइनेंस बैकग्राउंड. ठीक है, फाइनेंस से 80% संसार है. ठीक है, तो यू पीपल आर ऑन द अपर हैंड एक्चुअली. मैंने एमसीक्यूज में 4 टर्म दिया, 4 की 6 टर्म दिया था ना, 6 टर्म दिया था, जिसमें 3 टर्म ऑलरेडी करवा दिया था. ठीक है, कोई अगर क्लास नहीं किया तो यूट्यूब में अपलोड होगा, देख लेना. नहीं तो मार्क्स मैंने वैसे भी वो भी डाल दिया है, आंसर्स भी डाल दिया, सो दैट यू कैन डू योर जजमेंट इन योर होम ऑल्सो. ठीक है. दिसंबर 23 का एमसीक्यू है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट कंसर्निंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म. इनमें से करेक्ट बताना है. करेक्ट स्टेटमेंट. WACC डिक्रीजेज एट द फर्म डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेज. ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? सही है, करेक्ट. इज करेक्ट और अनकरेक्ट. weighted WACC decreases when firms debt equity ratio increases. True or false? Answer is true. कैसे सर? that's debt equity. बोला डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेज, दैट मीन्स वी आर गिविंग मोर वेट टू डेट. अगर डेट इक्विटी रेशियो अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स इधर वी आर इंक्रीजिंग डेट और डिक्रीजिंग इक्विटी, तभी तो बढ़ रहा है कि नहीं? इधर वी आर इंक्रीजिंग डेट और डिक्रीजिंग इक्विटी. तो सर अगर डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब सर डेट में पहले 10 लगा रहे थे और इक्विटी में 90 लगा रहे थे, तभी तो 100% आ रहा था. आ रहा था ना ये तो. सर डेट इज ऑलवेज लेस देन इक्विटी. इज दिस करेक्ट? इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू और फॉल्स? डेट इज ऑल द कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सस्ता होता है. Is this statement false, true or false? Anyone online? I am telling सर ये सही है या ये सही है? Which is correct? डेट बड़ा होता है, इक्विटी बड़ा होता है? आई एम कंसर्निंग विद कॉस्ट. केडी और केई कौन बड़ा होता है? KE. Then KE correct. If anyone has the observation कि सर KE क्यों बड़ा होता है, सॉरी KD क्यों बड़ा होता है? KD बड़ा होता है, KE बड़ा होता है? KE बड़ा होता है, KD छोटा होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा होता है बड़ा होता है, आई एम कंसर्न अबाउट कॉस्ट. सर KD कम होता है, सस्ता होता है,
के ई महंगा होता है. इज इट करेक्ट और नॉन करेक्ट? करेक्ट. वाई? वेरी गुड. बताइए. ओनरशिप, ये के ई वाला इज द ओनर ऑफ द फर्म, इक्विटी. ही विल ask for high return because he is standing on the last line to take the profit, residual profit of the company. Correct or not correct? और ये बंदा केडी पहले खड़ा है इंटरेस्ट लेने के लिए. आ रहा समझ में? इनकम स्टेटमेंट समझ में आ रहा ना सर? इंटरेस्ट ईबीआईटी में सर टैक्स के भी पहले कौन खड़ा है? डेटर. डेटर अपना हिस्सा लेने के लिए पहले खड़ा है. तो ही विल डिमांड लेस रिटर्न. मैं बोल सकता हूँ ये 6 हो सकता है, ये चलो 10 हो सकता है, जो भी हो. दिट इज करेक्ट सर. ये 10 हो सकता है, ये 6 हो सकता है क्या? दिस कैन नेवर बी करेक्ट इन द रियल वर्ल्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइपोथेटिकल वर्ल्ड. हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है. आई एम कंसर्न अबाउट रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड में हमेशा केडी इज ऑलवेज लेस देन केई. फर्स्ट रीजन because of risk factor. Because of risk factor, he is taking high risk, demanding more return. He is taking less risk, demanding less return. Then risk factor is for second. सर ये केडी का पैसा इंटरेस्ट हमेशा पीएल में डेबिट होता है. वी आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन. वी आर नॉट पेइंग टैक्स ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन. दैट मीन्स हमेशा पीएल में डेबिट होने वाला है, उसका वजह से मेरा टैक्स बचने वाला है. आ रहा समझ में? इसका वजह से मुझे मेरा टैक्स बचने वाला है. पीएल का अकाउंट मैं पीएल बनाऊंगा, इसमें हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट करूंगा, तब जाके उस पर प्रॉफिट निकालूंगा. तो इसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा ना. अरे समझ, आई थिंक यहाँ तक तो आप मैच्योर हो गए ना, समझ लीजिए. इसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा. इसका मतलब है इसकी वजह से मेरा टैक्स बेनिफिट मिलता है. दैट्स वी टोल्ड टैक्स शील्ड. दैट वी इन आवर करिकुलम टोल्ड टैक्स शील्ड. मैंने सम्स भी कराया था, एक बोला था घर से लेके आऊंगा, ठीक है. टैक्स शील्ड ऑफ द कंपनी. तो टैक्स शील्ड की वजह से और सस्ता कैश फ्लो मेरा कम आ रहा है, उसके वजह से और सस्ता. और वो पहले भी सस्ता था, इसका मतलब ड्रास्टिकली सस्ता. तो इसका मतलब सर अगर डेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, माय क्वेश्चन इज इफ माय डेट इक्विटी रेशियो इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग इन डेट मोर देन इक्विटी. यहाँ बढ़ा रहे, यहाँ बढ़ा रहे, इसका मतलब सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज और इंक्रीज और स्टेबल? डिक्रीज. ऑब्वियसली सब बात है सर. याद करो मेरा केसी, दैट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब केसी मतलब डब्ल्यूएसीसी जो भी बोलो, इज डब्ल्यूडी केडी प्लस केई डब्ल्यूई. यही है ना? केपी छोड़ देते हैं हम, उसमें नहीं जाते. तो सर अगर इस पे हम हमेशा बढ़ा रहे हैं, इस वेट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब इसका वेट बढ़ रहा है. इसका वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका वेट घट रहा है. ये दोनों तो कांस्टेंट है ना भाई. ये तो हमेशा 10% मांग रहा है, ये 6% मांग रहा है. अब मैं इसमें ज्यादा पैसा लगा रहा हूँ और इस पे कम पैसा लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सर मेरा वेट इस पे ज्यादा लग रहा है. आ रहा समझ में? मेरा वेट टोटल इस पे ज्यादा लग रहा है. दैट्स मीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीजिंग. आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? सर ये तो यही खेल है ना. आप ये ज्यादा महंगा है, देख लो, ये 10% पे है, इस पे ज्यादा भार देंगे, इस पे ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ये बढ़ेगा ऊपर. ये 6% वाला है, ये वाला, तो इस पे ज्यादा अगर भार देंगे तो ये घटेगा नेट इम्पैक्ट में. दोनों का वेट ऑब्वियसली 1 हो जाना चाहिए ना. ये इस पे ज्यादा भार देंगे, इसका मतलब ये कम हल्का होता जा रहा है इक्विटी. आ रहा समझ में? मेरा कॉमन सेंस का बात कर रहा है. मेरा केसी है 12%, केडी है 9%, केडी है 9%, केसी है 12% और केई है 15%. पॉसिबल हो सकता है ना? अरे मैं निकाल के नहीं रहा हूँ वेट, मोटा मोटी सही लग रहा है मुझे सुनने में. अब मुझे वेट देंगे तो अब समझ में आएगा कि आपने 15 जो 12% बोला सही बोला कि गलत बोला. लेकिन पॉसिबल केसी इज 12%, केई इज
15% और KD is say 10%. Example possible, the KC will fall between KE and KD and KE will fall between K. सर मैं सारा पैसा उठा के इक्विटी से निकाला और KD में डुबा दिया, मैं सारा इक्विटी से पैसा निकाला और डिबेंचर में डाल दिया, व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन? 10%. कोई किसी को शक हो रहा है क्या? मैं सारा पैसा इस उठाया इसमें डाल दिया, मैं माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी 10%. तो मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ का वेट बढ़ा दिया मैंने, तभी तो ये पूरा ये इक्वल टू ये हो गया. आ रहा समझ में? तो ऑप्शन ए याद रहेगा ये वाला लॉजिक. ओके, गलत वाला भी पढ़ लेते हैं एक बार, पता चलेगा कि क्यों गलत है. ठीक है. इन द कंप्यूटेशन ऑफ WCC वेट असाइन टू द प्रिफर्ड स्टॉक बेस्ड अपॉन कूपन. मैंने प्रिफर्ड स्टॉक मतलब कि कूपन किसके लिए यूज किया था? दैट्स इंटरेस्ट के लिए, दैट्स द कूपन अमाउंट. प्रिफर्ड स्टॉक मीन्स प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है, उसमें कूपन नहीं होता, डिविडेंड होता है. तो दैट द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द फर्म WACC विल इंक्रीज इफ कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीजेस. अगर टैक्स बढ़ेगा तो मेरा WACC बढ़ेगा. गलत. अगर टैक्स बढ़ेगा तो मेरा WACC घटेगा. क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. अब समझो, मेरा 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 100 रुपया GP था, इंटरेस्ट सोचो 30 रुपया था, तो PBT कितना आ रहा था? 70 रुपया. ठीक है, 70 रुपया. अभी क्या आ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट और टैक्स सोचो था 25%, अभी मेरा टैक्स बढ़ के आ गया सोचो 30%. इसका मतलब क्या हुआ सर? जो मैं इंटरेस्ट का पोर्शन यहाँ पे आएगा, मुझे मेरा कितना हो गया ये, सॉरी PBT 70%, 70% का 25% कितना हो गया? 17.5. अरे समझ में सर? तो अब मेरा टैक्स शील्ड कितना हो रहा था? टैक्स शील्ड आपका, टैक्स शील्ड मतलब कि मेरा तो एक तो आप ऐसे मत समझो, ऐसे समझो. डिबेंचर दो तरीका से कॉस्ट कम रहता है. एक KD हमेशा लेस देन KE होगा. दूसरा वी गेट इंटरेस्ट डेबिटेड in PL resulting save of tax. देख लो, इंटरेस्ट डेबिट होता है तो टैक्स बच जाता है. अगर इंटरेस्ट डेबिट नहीं होता तो मेरा PBT, इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो मेरा PBT क्या होता? 100. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरा PBT कितना हो रहा है? 70. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरा PBT कितना हो रहा है? 70. अगर तो वही बोलना है सर, आपका टैक्स भी तो बढ़ा दिया ना. पहले आपको 100 पे 25% 2.5 देना पड़ रहा था. ठीक है, और अभी आपको 100 पे 70 पे कितना देना पड़ रहा है? 17.5. दिख रहा है आपको? तो मेरा सेविंग कितना हो रहा है? 2.5, सॉरी गलत किया जाए, 25 होगा ना ये वाला. 100 का 25% पहले कितना हो रहा था यार? नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा GP यहाँ आ रहा था ना 100, और इंटरेस्ट कितना सोचो, कितना था? 30 ना, 30. तो ये PBT कितना हो रहा है? 70. अगर इंटरेस्ट नहीं रहता तो मेरा PBT कितना आता? 100. और उस पर टैक्स कितना देना पड़ता? इस पर टैक्स कितना देना पड़ता है? 20%, 25% ना,
25% मतलब 25 रुपीज़। लेकिन अभी मेरा पीबीटी कितना आ रहा है 70, तो मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है 25%, 17.5। दैट मीन्स सेविंग्स ऑफ कितना 7.5 का टैक्स सेव, यही है ना 7.5 का टैक्स से, मतलब इंटरेस्ट मेरा घर से कितना लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट घर से लग रहा है नॉट 30, इसमें 30 माइनस 7.5, इंटरेस्ट की वजह से ही मेरा पैसा बच गया। कितना आ रहा है 22.5 समथिंग ना, आ रहा समझ में। तो इंटरेस्ट की वजह से मेरा बढ़ा, अब मेरा टैक्स रेट बढ़ गया। सोचो मेरा टैक्स रेट बढ़ गया, माई टैक्स रेट इज नाउ 30%। 30%, तो क्या होगा मेरा 30 और ये कितना होगा 70, 21, तो कितना हो गया 9। इसका वजह से मेरा केडी का खर्चा बढ़ गया कि घट गया, मेरा इंटरेस्ट खर्चा बढ़ गया कि घट गया। मेरा इंटरेस्ट का देखो, इंटरेस्ट पहले कितना सेव हो रहा था मेरा, अभी कितना सेव हो रहा है, तो इसका मतलब नेट इंटरेस्ट कितना हो गया 30 माइनस 9, 21। इसका मतलब पहले मैं कितना सेव कर रहा था 7.5, अभी मेरा कितना सेव कर रहा है ना। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट घट गया कि बढ़ गया, बिकॉज ऑफ टैक्स बढ़ गया। तो मेरा टैक्स जो बढ़ गया है इसका वजह से मेरा सेविंग्स बढ़ गया है, इसका मतलब इंटरेस्ट का खर्चा और घट गया है। आ रहा समझ में, इंटरेस्ट का खर्चा और घट गया है। तो क्वेश्चन पे हो, अगर इंटरेस्ट का खर्चा घट गया इसका मतलब केडी भी घट गया होगा। आ रहा समझ में, केडी इज व्हाट द कॉस्ट, कॉस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इंटरेस्ट, है कि नहीं, कॉस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इंटरेस्ट। तो बोला है द फर्म WACC विल इंक्रीज एज द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीजेस, आंसर इज फॉल्स। ठीक है, वहां काट के डिक्रीजेस कर दो, काट के वहां डिक्रीज कर दो, जो एक बार काट भाई, मतलब कि ऑप्शन गलत नहीं है, आप समझो, ऐसे मत काटना कि लगेगा कि कभी ऑप्शन ही मैंने गलत लिखा। भाई ऑप्शन गलत है वो सही है, अरे आप समझ रहे हैं, ऑप्शन गलत है वो सही है, लेकिन आप काट के कर दो, वहां पे इंक्रीज जो लिखा हुआ है ना उसको डिक्रीज कर दो काट के, कि आपको पता चलेगा कि डिक्रीज होने से बढ़ जाता है। या फिर हाँ, WACC डज नॉट कंसीडर रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, ऐसा मैंने कभी बोला नहीं था। केपी आता है कि नहीं WACC में, तो वही बोला है, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंशियल नहीं आता है बोल रहा है, ऐसा मैंने नहीं बोला सर। उसमें रिडीमेबल हो इरिडीमेबल हो कुछ भी हो सारा आता है, और सारा निकालने का, सबका केडी निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया है, वेदर इट इज रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अंडरस्टूड। ऑनलाइन क्लास क्लियर है? नेक्स्ट, चलिए एक बार बना के देखो, ट्राई कीजिए, मैं पानी पी के आता हूँ। सेकेंड नंबर, 1 नंबर में इतना टाइम लग गया। क्या बोला है, एक्स इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ कैश आउटले बोला। ये सब जब एक एडवाइस है, एमसीक्यूज में जब भी तक तुमको बड़ा सम्स दिखेगा ना, छोटा वाला तो दिक्कत नहीं है, सम्स जैसे कि 3 नंबर देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा है, पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा भी पढ़ लोगे। 2 नंबर देखो, 3 लाइन का 4 लाइन का सम्स है। जब भी ये सब सम्स आएगा ना, आई एडवाइस कि सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेना, क्या मांग क्या रहा है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज इतना, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मांगा, ठीक है समझ में आया। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं।
X is considering an investment proposal involving cash outlay of 20 लाख. इन्वेस्टमेंट में कितना कैश लगेगा? 20 लाख. द प्रपोजल इज एक्सपेक्टिंग लाइफ 7 years, zero salvage value. The rate of return is 12%. The proposal has profitability index कितना? 1.182. तो कैलकुलेट द कैश इनफ्लो. सर पीआई से कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकल सकता है ना? पीआई क्या होता है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर लो. ठीक है, उसमें बैठाइए. एक कॉल आ रहा है. क्या आ रहा है यहाँ पे? 1.182 इज इक्वल कैश इनफ्लो कितना है? यही तो निकालना है. पीवी ऑफ कैश इनफ्लो बाय 20 lakhs, यही है ना? क्या आ रहा है कि पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 20 lakh इंटू 1.182 कितना आ रहा है? 64,000. ठीक है, कॉपी में कोई सर्च मत करना एमसीक्यूज का. ठीक है, जो हम शीट दिए उसी में बगल में लिखते रहना. बहुत बड़ा सम्स नहीं है. ठीक है, कि अब पीछे मैंने जानबूझकर आपको वन सिंगल साइडेड प्रिंट दिया है कि आप पीछे भी कुछ लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? एमसीक्यूज को एमसीक्यूज की तरह ही देखना है. एग्जाम में अच्छा सुनो, एक बात मैंने बोला था कि एग्जाम में एमसी वो देगा आपको, ओएमआर शीट देगा. दूसरा बात, आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि करेक्ट आंसर निकालना है, एक्सप्लेनेशन नहीं बोला है. तो आप सिर्फ करेक्ट आंसर निकालेंगे. अंडरस्टूड? इसका वर्किंग्स नहीं चाहिए. क्लियर है? चलो. द साइन ऑफ लार्ज इन्वेंट्री built up in the anticipation of increase in price in future can be diagnosed by. अगर मतलब बोला कि कहीं पे लार्ज इन्वेंट्री है, कैसे पता चलेगा? किसी कंपनी के पास इन्वेंट्री बहुत लार्ज अमाउंट पे है. ठीक है, तो उसको उसका इनमें से कौन सा फॉर्मूला से पता चलेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. क्यों? जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्यों पता चलेगा ऐसा? सुनो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? आईटीआर का क्या होता है? सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री. दैट्स इट. सर अगर ये एवरेज इन्वेंट्री ज़्यादा है तो आईटीआर क्या आने वाला है? कम, ऑब्वियसली. अंडरस्टूड? इसी से पता चलेगा कि अगर किसी का आईटीआर कम आ रहा है दैट मीन्स उसका इन्वेंट्री या तो ज़्यादा है या सीओजीएस कम है. दो ही हो सकता है ना, या तो सीओजीएस कम है या फिर इन्वेंट्री ज़्यादा है. तो क्वेश्चन पूछा था कि लार्ज इन्वेंट्री कैसे पता चलेगा? तो आंसर इज ऑप्शन सी. ये सब लिख लेना, ऐसे करके मैंने बनाया ना, वो आपको हेल्प करेगा बाद में. MG Limited had issued 5,000 10% debenture of 100 is inflation is 6%. Calculate real cost of debt. So now there are two types of interest. One is nominal interest, second is real interest. The formula of CAPM. The formula of CAPM is RF plus RM minus RF into beta. तो सर
ये क्या डिसाइड करता है सर, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉमिनल? द रियल इज आपका जिसमें कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही होता है. जैसे देयर आर in any interest, say if you go to FD, if you go to build a FD, there जो आपका 7% में से हो रहा है, ठीक है, 7% पे FD बना रहा है बैंक, 7, 6.5 जो भी हो, that interest component is consist of two types of interest. One is real interest and second is nominal interest. ठीक है. real interest plus inflation adjustment is combinedly known as nominal interest. ठीक है. आपको जो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो इंटरेस्ट, जो उसका प्रीमियम मिलता है ना, दैट्स नोन एज इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट. एग्जाम्पल, if the company told you कि सर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, वो मतलब डिवेंचर, मैंने आपको डिवेंचर इशू किया, इसके बदले में आप मुझसे इंटरेस्ट डिमांड करेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं इंटरेस्ट कुछ परसेंटेज दूंगा, इंटरेस्ट आपको. वो इंटरेस्ट शैल नॉट बी द इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट. आई थिंक क्लियर है. मैं आपको जो इंटरेस्ट दूंगा दैट्स नॉट बी द इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट. मतलब कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आपका विथआउट इन्फ्लेशन होगा, मतलब. और दूसरा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन दैट द कंपनी गिविंग यू द फर्स्ट ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन है कि सर आई विल गिव यू द इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट. मतलब कि सर अगर मार्केट में 7% का इन्फ्लेशन, 8% का इन्फ्लेशन, 10% का इन्फ्लेशन आ गया है, तो मैं आपको वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए उतना इंटरेस्ट मैं आपको दे दूंगा कि आपको जो पैसा मिलेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहेगा. आज का डेट में 10 रुपया, अगले साल में दैट्स विल डेफिनेटली गोइंग टू बिकम 9 रुपीज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. आई विल गिव यू 10 रुपीज आफ्टर एन ईयर ऑल्सो, मतलब आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो, सो दैट आपको जो इन्फ्लेशन की वजह से आपका डिक्रीज हो गया था वैल्यू, दैट विल बी कंपनसेटेड. ठीक है. तो इसका मतलब कि सर जब मैं रियल रेट दे रहा हूँ, ठीक है, रियल रेट दे रहा हूँ, इसका मतलब रियल रेट दूंगा दैट्स नॉट द इन्फ्लेशन एडजस्टेड. तो वो आप क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ले या फिर कम रहने दे, जितना कंपनी बोलेगा उतना चलेगा? क्या फीलिंग आ रहा है मेरे से? इन्फ्लेशन में नहीं दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? भाई इन्फ्लेशन नहीं देगा तो ऑन द सेफ साइड यू विल टेल कि सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन, अभी पता है इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, बट डाउन द लाइन यू आर टेकिंग डिवेंचर फॉर से 5-6 ईयर्स, डाउन द लाइन 5-6 ईयर में इन्फ्लेशन क्या होगा मुझे नहीं पता. तो यू विल आस्क द हाई रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हाई रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम डिवेंचर कि सर मैं कुछ ऐसा इंटरेस्ट रेट बोलूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा. आई थिंक क्लियर है. यू विल डिमांड रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टेड फ्रॉम योर एंड. आई थिंक क्लियर है. ये बात क्लियर है. दूसरा क्या है, अब यहाँ पे देखो, पहले ही वाला बता रहे. अब अभी सबको मार्केट में पता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 4%. रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 4%, और यू आर आस्किंग फॉर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट फ्रॉम योर बैक एंड कि सर मुझे बैक एंड में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मिले. सर आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कितना हो सकता है? किसी का कोई बोलेगा 10% कर दो, हो सकता है ना, 10% कर दो, तो दैट 4% प्लस 10% 14% योर nominal rate. Your nominal rate that includes real rate plus inflation, that includes real rate plus inflation. दूसरा on the other hand
company demand, company will tell you I will give you the rate which will be inflation adjusted. इन्फ्लेशन की वजह से आपका कंपनी का आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा नहीं. आई विल कंपनसेट योर इन्फ्लेशन. ठीक है. इन दैट केस व्हाट विल यू डिमांड? नथिंग. अरे क्यों डिमांड? आपको जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा 5 साल 3 साल बाद, वो तो आपको कंपनसेट करके देगा ना. दैट मे बी दैट्स द पर्सन थिंकिंग द इन्फ्लेशन शुड बी कितना 8%. ये वाला रिस्क तो उसने ले लिया ना अपने घर पे. बाद में वो इन्फ्लेशन ही 18% हो गया. देन द कंपनी विल कंपनसेट यू 22%. अरे समझ में? द कंपनी विल कंपनसेट यू 22%. और इन्फ्लेशन कहीं कम हो गया 3% हो गया तो कंपनी विल कंपनसेट यू कितना 7%. आई थिंक क्लियर है. तो सर रियल रेट और नॉमिनल रेट का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको बोला है. द नॉमिनल रेट दैट इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, अ रियल रेट इज विदाउट द इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट. मैंने आपको डायरेक्ट प्लस कर, देयर आर 2 टाइप्स जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है. फर्स्ट एडिटिव मॉडल, सेकेंड इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. नॉमिनल रेट में रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन ये आता है नॉमिनल. और दूसरा एक होता है 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन इक्वल्स टू नॉमिनल रेट. मैंने आपको यहाँ पे बोला था सर 4% प्लस 8%, यहाँ पे 12% आ गया था. ठीक है. बहुत जन का करने का तरीका बोल रहा हूँ, तो ये दो तरीका से निकलता है. कोई यहाँ पे इसको ऐसे भी करता है 1.04 इंटू 1.08. क्या आ रहा है बता दो? 1.1 माइनस 1 बताओ क्या? इंटू 100 12.32%. 2 तरीका है निकालने का, देख लो. नॉमिनल 1 एडिटिव मॉडल, सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. ठीक है. एडिटिव मॉडल में इजी है, प्लस कर दो रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन नॉमिनल रेट. इन्फ्लेशन निकालना हो दैट मीन्स नॉमिनल रेट माइनस रियल रेट. प्लीज इसके लिए टीच करने की जरूरत नहीं है मुझे. ठीक है. और दूसरा आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जिसमें रियल का फैक्टर इनटू इन्फ्लेशन का फैक्टर इनटू फैक्टर माइनस 1. दैट्स द टोन. ठीक है. तो अलग अलग तरीका है. कोई ऑथर ऐसे करता है, किसी ऑथर ऐसे करता है. आप लोग के इंस्टीट्यूट में ऐसे करके रखा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. ठीक है. समझ सकते हैं? अच्छा, इसी में अगर रियल रेट निकालना हो तो कैसा होगा? इफ क्वेश्चन है इसमें अगर ये दिया हुआ तो इसके लिए हम ज़्यादा वो नहीं रहे. द रियल रेट कितना होगा इसमें? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन ही होगा ना भाई. ये होगा ना. कितना होगा? 12 माइनस 84 ये होगा ना. और इसमें निकालना हो तो मल्टीप्लिकेशन मॉडल में नॉमिनल 1.1232 बाई 1.08 माइनस 1 क्या आ रही है? 0.04 मतलब कि 4% है. 1/100 कर लो भाई. अंडरस्टूड? अरे समझ में? 4% यही वाला था ना. देखो सेकंड 4 नंबर देखो. एमजे लिमिटेड इशू 5000 10% डिबेंचर ऑफ ईच इन्फ्लेशन 6%. कैलकुलेट द रियल रेट. कंपनी कितना दे रही है? 10% चार्ज. कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%. दैट्स ऑब्वियसली नॉमिनल रेट. ठीक है.
कंपनी का और आपका इन्फ्लेशन दे रखा है कितना 6%, देन रियल रेट वुड बी फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर माइनस 1 into 100, यही है ना? अरे यार समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? ये आप क्या रेट दिया हुआ है? ये आपका इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है? 10%, दैट्स नॉमिनल रेट और रियल रेट? रियल रेट ना, कंपनी नेवर गिव्स यू रियल रेट, कंपनी नेवर गिव्स यू रियल रेट, कंपनी ऑलवेज गिव्स यू नॉमिनल रेट, ठीक है? अरे मेरा दो पिछले वाला एग्जांपल में क्या था, पहले कंपनी बोली थी मैं रियल रेट दे दूंगा, अब बताओ कितना तुमको चाहिए नॉमिनल में, तो तुम्हारा मन में बोल रहा था कि अरे 14 ले लेते हैं, तो 4 + 14 18 हो जाएगा, तो मेरा इन्फ्लेशन बीट कर जाएगा वहाँ पे। तो कंपनी को क्या देने वाली थी? 18, 4 खुद के रियल और 14 आपके घर से, आपका हाइपोथेटिकल माइंड से, ठीक है? दूसरा ऑप्शन मैंने क्या दिया था, कंपनी बोली मैं दे दूंगा नॉमिनल रेट, आपको इन्फ्लेशन का डर लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में आपको कंपनी क्या दे रही थी? नॉमिनल रेट ही दे रही है। कंपनी नेवर गिव यू रियल रेट, रियल रेट तो बहुत कम होता है ना, ठीक है? रियल रेट अगर कम लेने लगे तो आपके जैसे लोग क्या, 14-15% लड़के लोग तो 50-50% डिमांड कर देगी ना, मुझे नहीं पता लिपस्टिक का दाम बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो दैट्स द नॉमिनल रेट। फिर इन्फ्लेशन क्या दिया हुआ है? 6%, दैट्स इन्फ्लेशन रेट, ठीक है? तो रियल रेट क्या होता है? 1 प्लस नॉमिनल रेट प्लस 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1 का पावर में यहाँ पे 100, इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, इट इज जस्ट अ करने का तरीका है, ठीक है? डिवाइड कैसा हुआ आपको पता चल रहा है ना? बताओ। तो यहाँ पे आ रहा है 1.10 डिवाइडेड बाय 1.06 का पावर में 1 ऑब्वियसली 1 साल का है, माइनस 1 इंटू 100, बताओ 3.77% ऑप्शन में है, ठीक है? अगर एडिटिव मॉडल लगाते हैं, ये हम लोग क्या लगाए हैं? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है? एडिटिव मॉडल लगाते तो आंसर क्या आता मेरा? 4, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है। तकलीफ कब आ जाता है? ऑप्शन में रहता है तो। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट मल्टीप्लिकेटिव मॉडल लेता है, ठीक है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है कि मैं स्पीड भाग रहा हूँ? प्रियंका, राखी, कितना टाइम हो गया? 5 से 45 मिनट हो गया, मैंने अभी 4 ही सम्स किया, भागना पड़ेगा थोड़ा, मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स फेस वैल्यू 10 लाख, इशूड एट 9,60,000, कमर्शियल पेपर इशूड बाय होम? बुक खोलो, देखो कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट? चैप्टर 2 में होगा, मॉड्यूल 2, जल्दी जल्दी जल्दी। कमर्शियल पेपर इशूड बाय, कुछ लिखा है क्या? इशूड टुवर्ड बाय द अनसिक्योर्ड। अरे गवर्नमेंट करता तो सिक्योर्ड हो जाता ना,
इज टिपिकली अनसिक्योर्ड। बस मैंने क्यों बोला ना कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कोई क्या इशूड बाय गवर्नमेंट प्राइवेट, वहाँ पे लिख लो इशूड बाय, वहाँ पे लिख दो कमर्शियल पेपर में राउंड बगल में लिख के दे दो इशूड बाय कंपनीज एंड अनसिक्योर्ड, इशूड बाय कंपनीज एंड इट इज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ? अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब कंपनी धोखा दे सकती है क्या? नहीं आगे नहीं, ये तो धोखा देगा लड़की लोग वो तो धोखा दे ही सकता है, सरफराज तो धोखा देगा ही अनसिक्योर्ड का मतलब होता है इट डज नॉट बैक्ड बाय एनी मॉर्गेज, इट डज नॉट बैक्ड बाय एनी मॉर्गेज, मतलब कि कंपनी आपसे पैसा ली है और आपके बदले में, उसके बदले में आपसे पैसा लिए किस लिए, डिवेंचर देने के, उसके बदले में आपको कुछ दी नहीं है, वो डिफॉल्ट कर सकती है। सही बोलिए मैडम, इसका मतलब ये डिफॉल्ट कर सकती है, कर सकने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई ऐरा गहरा कंपनी इशू कर देगा कमर्शियल पेपर, उसका सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस का बात कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड मतलब नहीं होगा ना। ये ऑल मार्केट से कोई कर देगा होगा क्या? आप लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे पता नहीं अगला दिन झाप गिरा देगा है कि नहीं? चलो फेस वैल्यू कितना? 10 लाख, इशूड एट 9,60,000, मैच्योरिटी पीरियड 120 days, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, द एनुअल फाइनेंस कॉस्ट ऑफ अ कमर्शियल पेपर इज, कितना कॉस्ट पड़ रहा है? कॉस्ट इज इंटरेस्ट ना भाई, कॉस्ट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 40,000 का, दिख रहा है आपको 40,000 का इंटरेस्ट, दैट्स द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द, मतलब कॉस्ट मतलब कि कंपनी का खर्चा लगने वाला है। इशू करेगा कितना में? 9,60,000 में, और उसको देगा कितना? फेस वैल्यू 10 लाख, मतलब कंपनी 40,000 का इंटरेस्ट देगा कितने दिन के लिए? तो उसको रेट में क्या निकालेंगे? रेट में निकालिए क्या आ रहा है आपको, तो रेट मार्क पूछा है ना, आपको तो एब्सोल्यूट अमाउंट पता है 40,000, लेकिन रेट क्या होगा उसका? देख लो क्या मैं सही कर रहा हूँ? 40,000 होगा 9,60,000 इंटू 8% इंटू 120 बाई 365, देख लो यही है ना रेट आ रहा है? ये बताओ क्या आ रहा है? 40,000 9,60,000 इंटू 120 बाई 65 कितना आ रहा है ना? 9,40,000 इंटू 120 बाई 65 कितना आ रहा है? 120 बाई 365, 8% इंटू 315616.4, ठीक है? तो R इज इक्वल्स टू 9,60,000 कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 40,000 डिवाइडेड बाई 315616.4, R इज इक्वल्स टू कितना परसेंट? 67%। वाह भाई, आप लोग एग्जाम में ये सब देख लेना, ये सब सम्स आएगा तो आप कर पाओ, ठीक है? जय माता दी करके नहीं आना है, ठीक है भाई? जय माता दी वो करते हैं जो लोग क्लास नहीं किए, वो तो लास्ट ऑप्शन है, उसको भी करके आना है, लेकिन वो दैट्स द लास्ट ऑप्शन, जय माता दी, ठीक है? if the cost of project is 22,84,000, useful life is 5 years, annuity is 8 lakhs, then the payback period is, लिखो वहाँ पे payback period is equals to cost by annuity,
पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू कॉस्ट बाय एन्यूटी। पे बैक पीरियड का मतलब क्या था भाई, कितने साल में पैसा रेट रिकवर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें देखते थे कब कब पैसा आ जाएगा। इसका छोटा में ये फॉर्मूला कॉस्ट बाय एन्यूटी। कॉस्ट कितना है 22,84 होल डिवाइडेड बाय 8 लाख, क्या आ रहा है 2.855 ईयर्स। कितना आ रहा है ऑप्शन, अच्छा ये कर दो, टू इन टू प्लस टू प्लस 0.855 इंटू 12, क्या आ रहा है टू ईयर, कितना आ रहा है 10 मंथ्स, 2 ईयर 10 पॉइंट, तो 11 मंथ्स। ज़्यादा आ रहा है ना, राउंड ऑफ नहीं करना भाई। ये क्यों किया हमने, क्यों किया मैंने, मंथ नहीं आए टोन में भी इतना गरज है मैडम का। ओके नेक्स्ट, if the annual demand of raw material is 20,000 unit, करें आगे। एनुअल डिमांड कितना है 20,000 यूनिट्स, तो ए हो गया ये। लिख तो सब ना ऑप्शन में लिख दिया करना वहाँ पे ए, आप समझ में आ रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर में ही बना देना, वहीं लिख लग के घस घस के, ठीक है। ए प्राइस तो EOQ निकालना है, आप खाली हमको EOQ में क्या निकालना है आपको, E2AO बाई C इंटू एस, यही है ना, निकालो खुद से। EOQ का मैडम बढ़ नहीं रहा है, 2 इंटू A इंटू O होल डिवाइडेड बाई CS, 2 इंटू 20,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 2,000 बाई C कितना है 2, S कितना है 0.10, बताओ 20,000 बोल रहा है, ऑप्शन है 20,000। अच्छा वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोला है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा 1, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना बार ऑर्डर करेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट बाय EOQ, झूठ मूठ का ये फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है सर। EOQ का मतलब क्या हुआ, हम एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाएंगे 20,000 यूनिट्स, और हमको रिक्वायरमेंट कितना है साल का 20,000 यूनिट, तो इसका मतलब सर हमको एक ही ऑर्डर में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसकी तरह सम करवा चुके थे आपको, देखो if the average receivable is 3,25,000, cash yield 2,50,000, collection period 2 month, find the amount of sales। ऐसा सम कराए हैं क्या कि नहीं कराए आपको, मतलब कि लास्ट क्लास कराए थे। दूर बार करा ले ना हो ना अरे हम यहाँ बोली बोला गई ना
कर ले भाई, तेरे टैलेंट है, कर ले ऑप्शन यूज़ करके। ना वो तो मुझे पता नहीं है। बोलो ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हो, ऑप्शन यूज़ करके किसी को करना है तो कर सकते, लेकिन घुमा के तो एक ही चीज़ होगा। ये मैंने आपको बोला था कैसे करने के लिए, ये मैंने लास्ट क्लास भी करा दिया था। बोला एवरेज रिसीवेबल 3,50,000 और कैश सेल्स 2,50,000, कलेक्शन पीरियड 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेल्स। टोटल सेल्स बोला है, सेल्स टोटल सेल्स होगा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल्स तो आपको 2,50,000 दे दिया है, आपको क्रेडिट सेल निकालना है। तो सर एक चीज़ है, डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट सेल बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड, यही होता है ना। डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला निकाल, क्या होता है, यही होता है ना सर एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल्स? एवरेज रिसीवेबल, हाँ ठीक है, एवरेज रिसीवेबल। तो डेटा टर्नओवर रेशियो दिया है क्या, क्या दिया हुआ है, डेटा कलेक्शन पीरियड। अच्छा एक काम करो, डेटा कलेक्शन पीरियड, डेटा कलेक्शन पीरियड क्या होता है, डेटा कलेक्शन पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स बाय डेटा टर्नओवर रेशियो, यही है ना, यही होता है ना। तो जो हाँ डेटा कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 मंथ्स बाय 12 बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। तो डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है, 12/2, 6, ये इधर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 बाय क्रेडिट सेल बाय एवरेज रिसीवेबल, ये ना एवरेज रिसीवेबल कितना है, 3,25,000, 3 लाख, तो क्रेडिट सेल 19,50,000, और वो इधर आ जाएगा 19,50,000, क्या आ रहा है, 22 lakhs, ये इधर आ गया। क्वेश्चन पेपर में करो, आंसर शीट में करो, कुछ भी करो, हाँ करो, क्या कर सकते हैं, वर्किंग करना पड़ेगा अगर नहीं हो रहा है तो। मैं बोला कंपलसरी नहीं है दिखाना, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। हाँ ये तो बिना वर्किंग का नहीं हुआ, आपको करना पड़ेगा। नहीं प्रॉपरली नहीं करना है, ऊपर ऊपर से करने से होगा, हाँ निकालने से होगा। नहीं नहीं कुछ मत कर, क्यों काटोगे, क्यों काटेंगे आप, वर्किंग है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपको बोला नहीं है, दैट्स नॉट मैंडेटरी, बट यू मे डू। क्वेश्चन पेपर में करना है करो, आंसर शीट में करना है करो, जब खत्म हो जाएगा तब नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन बड़ा वाला स्टार्ट करो, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द पिट्रोकी एफ स्कोर स्टॉक फाइनेंशियल कंडीशन इज बेस्ड ऑन बाइनरी, ठीक है, बेस्ड ऑन 9 पैरामीटर्स, ठीक है, बाइनरी स्कोरिंग बेस्ड ऑन 9 का ऑप्शन ए। द कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज यूजफुल फॉर कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, मतलब क्या होता है, मतलब जिसका डिविडेंड कांस्टेंट है, ठीक है, यूज्ड फॉर मेच्योर इंडस्ट्रीज। क्या होता है ना, दो तरह का इंडस्ट्रीज रहता है, मतलब दो तरीका नहीं, कोई भी बिजनेस का फेज होता है, मेच्योर फेज, स्टार्टिंग फेज, डिक्लाइन फेज, आ रहा समझ में, ठीक है।
डिक्लाइनिंग फेज, सॉरी ये वाला, दैट इज द बिजनेस फेज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपनी को आप रखेंगे बताओ, ग्रोइंग फेज में कौन सी कंपनी को आप, आपका दिमाग में घोटो, कौन सी कंपनी रख सकते हैं यहाँ पे ग्रोइंग फेज में? ना स्टार्ट हुआ, वेरी गुड। नहीं समझ मतलब कंपनी नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन आ रहा है। जो स्टार्टिंग फेज में है, अर्निंग हाई है, आ रहा है समझ में, अर्निंग हाई है, कौन हो सकता है अभी का टाइम में? आप बोल सकते हैं बट जैसे कि फिजिक्स वाला का आईपीओ आया ना, फिजिक्स वाला का आईपीओ आया है, आपको पता है ना? नहीं पता है ना? फिजिक्स वाला है ना एक तो, आपका क्या नाम है, हाँ अलग पांडे, हाँ ये वो, उसका आईपीओ आया है। दैट्स, अगर जैसे बोलता है जोमेटो का आईपीओ आया था, गिर गया अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है, दैट्स द ग्रोइंग कंपनी। मैच्योर में किसको बोल सकते हैं? रिलायंस, ऑयल इंडिया, आईओसीएल, जो भी गवर्नमेंट कंपनी, दैट्स इन द मैच्योर फेज, डिक्लाइनिंग, रिलायंस अनिल अंबानी समझ लो हाँ, भारत पे जो भी हो, तो सर सबसे स्टेबल डिविडेंड किसका होगा? स्टेबल मतलब क्या है ना, आज भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे अगर 10 रुपया मिल रहा है, तो कल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे 10 मिल सकता है, 10 या 11 मिल सकता है, या फिर 9 मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सर आज 10 मिला तो कल का कोई ठीक नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कौन सी कंपनी का हो सकता है यहाँ पे? मैच्योर कंपनीज का। दे tend to make dividend payout ratio based on the last year dividend payout ratio. ठीक है, they tend to make dividend payout ratio based on some parameters that includes last year dividend payout ratio also. मतलब आज का डेट में अर्निंग अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं आपको भर भर के डिविडेंड दे देगा। वो आपको कल पिछले साल के तरह जितना आपको पिछला साल मिला था ना, उसी का ही कुछ अगल बगल में, मतलब उससे अच्छा देगा, लेकिन उसी के अराउंड में रहेगा डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर मैच्योर कंपनी का अर्निंग गिर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिविडेंड कम दे देगा। पहले जो 100 रुपया डिविडेंड दे रहा था, आज के डेट में 20 रुपया कर देगा, ऐसा नहीं। वो कम देगा, 90 दे देगा, लेकिन ड्रास्टिकली नहीं गिराएगा। आ रहा समझ में? तो सर उसी मतलब कि बोल सकते हैं कि मैच्योर में एक कांस्टेंट डिविडेंड का एक कांस्टेंट डिविडेंड का आप एजम्पशन ले सकते हैं कि सर डिविडेंड विल बी कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। माय इंटेंशन इज टू नॉट टेल यू कांस्टेंट में कि आज जितना रुपया मिला तो कल भी उतना ही मिलेगा, नॉट इन दैट मैनर। कांस्टेंट मींस लिटिल बिट ऑफ डिविएशन, नॉट मतलब नॉट हाईली डिविएटेड फ्रॉम लास्ट ईयर डिविडेंड। अंडरस्टूड? वहां पे लिख लो, स्टेबल अर्निंग, यहाँ पे मैच्योर इंडस्ट्री के लिए स्टेबल अर्निंग, क्योंकि अर्निंग उसका स्टेबल रहता है, होता है ना। स्टेबल अर्निंग, स्टैब्लिश्ड मार्केट, क्योंकि मार्केट भी स्टैब्लिश्ड रहता है, मतलब उसको बनाने की जरूरत नहीं रहती है मार्केट। रेगुलर इनकम, मतलब मैंने आपको बोला कि डिविडेंड आपका स्टेबल क्यों रहता है, इसके वजह से आपको डर नहीं है इस सब कंपनी में, मैच्योर कंपनी में। देन OIOASIS कमिटी has given the recommendation in the area of answers pension fund. ठीक है, pension fund, OIS is a committee formed by government in the year 2000. The main purpose of this committee to regulate the policy, to formulate the policy for the old man who retired from the company, who are very in unstructured manner. ठीक है,
हम लोग का जैसे कि नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक अलग से पेंशन रहता है, वो लोग को पता है कि मुझे मैं रिटायर करूँगा मुझे पेंशन मिलेगा, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड कंपनीज होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है उन लोग को तो क्या रिटायरमेंट खत्म, बात खत्म, कुछ तो मिलने वाला नहीं है. In that case, OASIS committee was formed to take care and to make the to formulate the policy कि सर अनस्ट्रक्चर्ड पर्सन जो रिटायर होंगे उनका पेंशन कैसे आप वर्क करेगा. ठीक है, वहाँ पे लिख लो साइड में. द कमिटी वॉज फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द कमिटी वॉज फॉर्म्ड बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ India, in year 2000. The committee was formed by Government of India GOI in the year 2000 for pension reform, for pension reformed, for pension reformed in unorganized sector, for pension reform in unorganized sector, in अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. देखो मैंने पे बैक पीरियड पे आपका ज़्यादा ज्ञान दिया नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में सेंस में ही दे दिया था ज्ञान भर भर के. इसमें हमको एडिशन लेकर क्यों लिखाना पड़ रहा है कि इसमें मुझे भी फील है कि ज़्यादा मैंने टच अपन किया नहीं है. ठीक है, थियोरी में तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है उसको वेस्ट करे. ठीक है, इसलिए मैं लिखवा दिया. हो सकता है दूसरा क्वेश्चन पूछिए कब बना था, तो उसके लिए मेरा आंसर रेडी रहेगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल ऑल्सो भी घर पे थोड़ा थियोरी पढ़ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर माई एंड टू मेक यू अंडरलाइन ईच एंड एवरी पैरा दैट रिटन इन द बुक. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर माई एंड ऑल्सो. ठीक है. एनुअल ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द स्पेसिफिक पीरियड. एनुअल ग्रोथ क्या, एनुअल ग्रोथ का बात कर रहा है, किसका फीलिंग आ रहा है इसमें, परपेचुटी और स्पेसिफिक पीरियड का बात कर रहा है. परपेचुटी में क्या स्पेसिफिक पीरियड होता है या इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट, देन इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा. एन्यूटी. लेकिन आपका CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है, CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने बताया था. CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखो वहाँ पे. CAGR का फुल फॉर्म कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. अभी किसी को याद नहीं आ रहा CAGR मैंने बताया भी था, लेकिन अभी फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको बोलेगा हाँ हाँ ये तो बताया था. द शेयर प्राइस PN माइनस P0 बाई P1. P0 देखो याद है आपको क्या हुआ, ये बताया नहीं था. दैट्स द CAGR रेट. मैंने बताया था इफ यू बाय अ स्टॉक ऑफ द कंपनी यू विल अर्न बाय टू मेथड. आंसर 1. कौन सा 2 मेथड, डिविडेंड. आंसर इज कैपिटल अप्रिशिएशन. CAGR. स्टॉक का शेयर वैसे बड़े से कंपनी का शेयर लिया 100 रुपया, कंपनी का शेयर लिया 100 रुपया, साल के बीच में डिविडेंड दिया 10 रुपया और शेयर एक साल बाद शेयर का दाम हो गया 130 रुपया. आप कितना लाभ हुआ, मैं बोल रहा हूँ किसी कंपनी का शेयर लिया 100 रुपया में, साल के बीच में डिविडेंड दिया 10 रुपया और साल के एंड में शेयर का दाम हो गया 130 रुपया. आपको कितना लाभ हुआ, 40 रुपया. कैसे निकाल दिया आपने, 2 तरीका का अर्निंग आपने दिमाग लगाया है. एक बीच में जो दिया 10 रुपया और शेयर का प्राइस बढ़ गया 30 रुपया. जो 30 रुपया आपने वो निकाला उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, कितना परसेंट ग्रोथ है, कैसे निकाल दिया. 30/100 नहीं, आप निकाला हुआ 130 माइनस 100/100. दैट्स द फॉर्मूला. CAGR रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. अंडरस्टूड, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. मैंने 1 साल की बात की थी, मैंने 5 साल में बोला 5 साल में 190 रुपया हो गया. कितना साल में, 5 साल में 190 रुपया होगा. तो आप बोलेंगे 190 माइनस 100/100 होल डिवाइडेड बाई 1/5. क्लियर, दैट्स द रेट ऑफ 1 ईयर और 5 ईयर.
नॉट 1 ईयर भाई, इसका आंसर आएगा वो 1 ईयर का आएगा। 5 साल बाद का है लेकिन 5 ईयर का नहीं है। रेट रेट तो 1 ईयर का ही आएगा ना, क्योंकि दैट आई हैव ऑलरेडी डिड 1/5। ठीक है, दैट द CAGR। ठीक है, आगे बढ़े। In which of the scale used to quantify the qualitative data of arbitrary used? Qualitative data of arbitrary use point। पीछे मोड़, क्या ऑप्शन डी, इंटरवल स्केल। आर्बिट्ररी 0 पॉइंट, नॉमिनल स्केल। देखो नॉमिनल स्केल में क्या होता है ना, पैरामीटर्स होता है, जैसे कि मेल फीमेल। ठीक है, लिखो वहाँ पे नॉमिनल स्केल ओनली क्लासिफिकेशन, नॉमिनल स्केल ओनली क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल मेल फीमेल, बस। ठीक है, एग्जाम्पल मेल फीमेल, और ब्लड ग्रुप A B, ब्लड ग्रुप, ये क्लासिफिकेशन है ना। यू कैन नॉट रैंक बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन, यू कैन नॉट रैंक। नेक्स्ट, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में क्या होता है ना कि एक रेशियोज के बेसिस पे रहता है। जैसे किसी का रेशियो 0 है तो इसका मतलब दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिखो डाटा ऑर्डर, डाटा ऑर्डर कैटेगरी। एग्जाम्पल, रेशियो ऑफ इनकम इज 0:5। It means income is income of A is 0। ठीक है, नो इनकम, हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है ना, यू कैन, नो लिखो, यू कैन अरेंज इन रैंक, यू कैन अरेंज इन रैंक, you can arrange in rank। example, class 1 2 3, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, इसको रैंक कर सकते हैं हम लोग। लास्ट में लास्ट के आर्बिट इंटरवल स्केल। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, full stop। 0 can be used as it derives some value, 0 can be used as it derives some value, 0 can be used as it derived some value। अगर टेम्परेचर में 0 रख दें तो इसका भी कुछ वैल्यू है, अंडरस्टूड, लेकिन रेशियो में 0 रख दें तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, अंडरस्टूड। represent project timeline or activity changes across the bubble chart। क्या है आंसर इसका? आंसर इज बी। वहाँ पे लिखो गैंट चार्ट, वहाँ पे
ठीक है, वहाँ पे जनरल लिख के छोड़ दो। देखो स्कैटर प्लॉट लिख लो। स्कैटर प्लॉट का मतलब पता है अच्छे से। Scatter plot is a relationship between two variable x and y. It's a relationship between two variable. Actually, relationship between two stocks, stock x and stock y. Relationship between two stocks, stock x and stock y. ठीक है। डेंसिटी मैप का भी मुझे पता है, मतलब लिखो डेंसिटी मैप का। इट शोज हाउ डेटा पॉइंट इज it shows how data point is distributed. Example, ऐसे लिख दो। देखो क्या होता है, आपने गूगल मैप का भी यूज़ किया, उसमें गूगल मैप में डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा जैम रहता है वहाँ पर रेड हो जाता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? किया कि नहीं किया? नॉर्मल आपको ब्लू लाइन दिखाएगा, लेकिन कहीं पे अगर ट्रैफिक जाम रहा है ना तो इधर रेड हो जाएगा। दैट्स द डेंसिटी मैप। वहाँ पे कितना डेंस है पॉपुलेशन। ठीक है, लिखो वहाँ पे एग्जांपल रेड, एग्जांपल रेड पोर्शन ऑफ गूगल मैप, रेड पोर्शन ऑफ गूगल मैप इन डायरेक्शन। आई थिंक जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा ऐसा बोलना क्या चाह रहे थे। ठीक है, कोई अगर आराम से घर बैठा आराम नहीं पढ़ा तो अलग बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आर्किटेक्चर इनेबल्स टू स्टोर सेंसिटिव डाटा। मैंने ऐसा बोल दिया था आपको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। आज के डेट में हाइब्रिड क्लाउड चलता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि सर कोई कंपनी ने अपना क्लाउड लिया है, उसमें आउटसाइडर अलाउ नहीं है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, अजो बोल दिया। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, सर आप किसी को पैसा दिए, वो आपको एक रेंट पे क्लाउड दे दिया, सिर्फ 15 GB का क्लाउड स्पेस दे दिया। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, हाइब्रिड, दोनों मिक्स करके ही रहेगा। ठीक है, तो आज के डेट में हाइब्रिड मॉडल चलता है। ऑप्शन इज सी। सी है ना। और क्या है, हो गया, कोई बोल हुआ नहीं। मार लो जान, मार लो। ये फर्स्ट ही लास्ट है ना। क्या टाइम हो रहा है? 20। आज पार्टी करने का बात है अपना। जब हम लोग एक सम्स करते हैं तब तक जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं।
फुल ऑर्डर कर लेते। चलिए, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 40% इक्विटी, 40% डेट, नहीं 40% इक्विटी, 40% प्रेफरेंस और 20% डेट। आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज केडी दिया हुआ, सॉरी के पी दिया हुआ, के डी दिया हुआ है, वेटेड एवरेज भी दिया हुआ है और के ई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन के ई निकालने का सारा कंपोनेंट दिया हुआ है। फाइंड द ग्रोथ रेट, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैलकुलेटर में नहीं निकलने वाला ये। के सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ई के ई प्लस डब्ल्यू, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या आ रहा है? हेलो हेलो, ऑनलाइन क्लास आ रहा है आवाज? ओके, डब्ल्यू ई के ई, चलिए ठीक है, डब्ल्यू पी के पी प्लस डब्ल्यू डी के डी, यही तीन कॉम्पोनेंट था ना। क्या आ रहा है? डब्ल्यू क्या 0.40 प्लस सॉरी के ई प्लस डब्ल्यू पी क्या है 0.40, के पी क्या है 18 प्लस डब्ल्यू डी 0.20 इंटू 9। मैंने बोला था एक को डेसिमल में, एक को परसेंटेज में रखना है, और ये कॉस्ट क्या है 19। अब के ही निकालो क्या आ रहा है इसमें से। के ही निकालिए, निकला? कितना आ रहा है? के इज इक्वल्स टू 25 आ रहा है? आ रहा है आपका ऑनलाइन? अरे भाई ग्रोथ बोला निकालने के लिए,
आपको के ही नहीं बोला निकालने। अब नाउ एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, के ई इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस G बाई PO प्लस, यही है ना, इससे G निकल जाएगा 25, यहाँ पे 25 प्लस D0 क्या है, करंट डिविडेंड है, याद है ना, करंट में और D1 और D0 में क्या आ रहा है, 1 प्लस G बाई MPS क्या आ रहा है, 112 प्लस G। चलो ये बताओ, G निकल जाएगा ऐसे। ऑनलाइन क्लास बताइए। क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं यार, छोटा सा कितना आया था आप लोग का मैथ्स में, ये प्लस नहीं हुआ यार, अरे बता दो, मेरा खुद का 34 आया था, 34। हाँ 112 इंटू 112 इंटू 125 कितना आ रहा है ये, कितना, ये माइनस करके कितना आएगा ये, 2800 मतलब 2787 इज इक्वल्स टू कितना जी आ रहा है ये, 125 जी, ये आ रहा है ना। अच्छा रुको, ये एक प्रॉब्लम है, ये पे इंटू 100 नहीं है ना, इंटू 100 नहीं है ना, तो ये 0.25 आएगा। अरे नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो इंटू 100 होता है ना, जब इंटू 100 नहीं लिखा तो ये पर 0.25 लिखना होगा ना। अब बताओ, एक 112 पॉइंट नहीं, ये तो 125 जी हो गया, ये कितना आ रहा है, 15 जी इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 125, क्या रहा है, 0.12 इज इक्वल्स टू 12% है।
ये वाला नहीं है, तो वो पूरा फुल फ्लेजिंग डेसिमल में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जल्दी। ठीक है, व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी, क्या होगा? अरे ये तो बता दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्या होता है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी? बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, क्या लिखे थे मैंने? पीवी इज इक्वल टू ए बाई आई प्लस ए कितना है? अच्छा माइनस जी कर दो यहाँ पे, और फॉर्मूला आप अपडेट कर दो तो माइनस जी करके, ग्रोथ रहेगा तो ए आई से माइनस हो जाता है। आप फॉर्मूला मैंने जो आपको बुक में लिखवाया, कॉपी में लिखवाया था ना, उसमें यहाँ पे माइनस जी कर दो। पाई आई क्या है? 0.10 माइनस 0.05 प्लस यहाँ पे 10,000 है, 10,000, तो 10,000 बाई 0.05 प्लस क्या आ रहा है ये? 2,10,000 आ रहा है। वो आप जहाँ जहाँ जी माइनस कर देना, ठीक है। हुआ? नेक्स्ट बीटा, कंप्यूट बीटा। बीटा निकालने का ना दो तरीका होता है। क्या? एक CAPM डेटा, याद है आपको? बीटा इससे निकलता था, अरे याद है कि नहीं याद है? पहले बताओ। RE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, सब दे देगा और आपको बोलेगा बीटा क्या है, याद है ना? ठीक है। दूसरा तरीका है जिस SD मॉडल, SD से निकलेगा। फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल्स टू R इंटू SD ऑफ स्टॉक बाय SD ऑफ मार्केट। लिखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो R क्या है मेरा? 0.80 इंटू SD ऑफ स्टॉक क्या है? 15, मतलब 0.15 बाई 0.12, क्या आ रहा है? बीटा 1। बीटा 1 मतलब किसका? किसका बीटा 1 होता है? बीटा 1 किसका होता है? ऑनलाइन क्लास बताइए। प्रियंका, राखी, राजकिशोर, बताइए किसका होता है बीटा 1?
देखो मार्केट, मार्केट का बीटा हमेशा 1 रहता है। पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है ऑप्शन में दे दे आपको क्वेश्चन में कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा, ऐसे लिख विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा, ऐसे लिखना नहीं है, मैं तो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा रिलेट्स टू द मार्केट, 1, 0.8, 0.5, 3 ऐसा करके दे दे तो आपको 1 होना चाहिए। ठीक है, निकला। तो सर कभी कभी आपको एस डी भी निकालने दे सकता है, चांसेस कम है लेकिन एस डी सब भी निकालने दे सकता है, तो ये फॉर्मूला से आपको निकल सकता है। ड्यूरिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, if the floor price is 150, the cap price can maximum be, लिखो maximum cap price is equals to maximum cap price is equals to 120% of floor price। floor price 120% of floor price कितना है, 150, कितना आ गई है, 180। ठीक है, फॉर्मूला है 120%। ठीक है, ये निकल जाएगा। देखो क्वार्टरली डिमांडेड कितना, ये निकलेगा देखो यहाँ पे क्वार्टरली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, 16,250। 2.1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल बनाने के लिए मुझे कितना, रॉ मटेरियल बनाने के लिए मुझे कितना यूनिट्स ऑफ, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे कितना यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, 2.5। और कितना क्वांटिटी मार्केट में डिमांड है, 16,250। आ रहा समझ में? इसका मतलब कि 16,250 बनाने के लिए हमको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 2.5 करेंगे, क्या आ रही है, 6,500 रॉ मटेरियल चाहिए। इससे मेरा इतना फिनिश गुड्स निकल जाएगा। अरे समझ में? ये क्वार्टरली डिमांड है तो एक साल में मुझे कितना चाहिए रॉ मटेरियल, क्या रही है, 26,000 रॉ मटेरियल चाहिए हमको एक साल में। हमको तो एनुअल डिमांड निकालना पड़ेगा ना भाई, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। ओपनिंग स्टॉक बोला है ऑफ स्टॉक रॉ मटेरियल इज 14,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 20% मोर देन 14,000। ओके, समझ में आया मुझे कि जितना भी आपका ओपनिंग स्टॉक है उससे ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक है। और फिर उसके बाद और हैंडलिंग कॉस्ट 10 प्लस 65 बोला है, 75 ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है मेरा। ठीक है, ऑर्डर में फ्रेट है ना, फ्रेट लगेगा और हैंडलिंग कॉस्ट मतलब लोडिंग अनलोडिंग। स्टोरेज 0.5, इंटरेस्ट कॉस्ट 0.10, ऑब्सोलेंस 2%, परचेस प्राइस 50 यूनिट। हाउ फ्रीक्वेंट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड अज्यूमिंग 360 डेज ईयर। ठीक है, लिखो यहाँ लिखिए, क्वांटिटी एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 16,250 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 4। आई थिंक क्लियर है। 16,250 इंटू डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 4 कितना आ रहा है, 26,000। ठीक है, अभी बोला है कि रॉ मटेरियल कितना परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको तो रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके परचेज करना पड़ेगा ना। तो रॉ मटेरियल करना पड़ेगा
रॉ मटेरियल देखो यहाँ पे ऐसे ओपनिंग लिखना मत, परचेज COGS कंज्यूम्ड ऐसे लिख सकते हैं, ये है ना, और क्लोजिंग यही होता है ना, देखो ऐसा ही होता है ना, ओपनिंग यहाँ परचेज, कंज्यूम्ड यहाँ क्लोजिंग, यही होता है। तो नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रही क्या आ रहा है, स्टॉक अकाउंट ऐसे ही मेंटेन होता है, परचेज डेबिट होता है, जितना जा रहा है आपका COGS में वो क्रेडिट होते रहता है, ये है ना। CO अभी कंज्यूम कितना होगा, 26,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है, 14,000, क्लोजिंग क्या बोला है, 14,000 का 120%, यही है ना, कितना रहे, कितना 16,800, परचेज क्या आएगा 22,200, 28,000, क्या भाई गलत मत बोलो, 28,800 लिखो। परचेज इज इक्वल्स टू परचेज, अच्छा ये वाला टेबल बना दो साइड में, टेबल बना दो साइड में, कहीं इससे याद रहेगा आपको, याद रहेगा ना ऐसे, ये वाला ऐसे गोल कर दो, गोल करने का मतलब बैलेंसिंग फिगर है ये। अब ये क्यों निकाल दो, उसके पहले ये निकाल दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा 65 प्लस 10 75, देन कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट होगा 12%, 12% ये ना, हम्म 12% ये, 10% प्लस 2% इंटू 50, इंटू 50 इंटू 0.5 इंटू 12 मंथ्स, क्या रही 12%, 3,000 कैसे आएगा यार, 12%, 50 इंटू 0.5 इंटू 12 इंटू 12%, 36, अभी नहीं ये गलत कर दिया मैंने, प्लस इंटू 12, ऐसा करो, देखो क्या है ना, नीचे में क्या आता है, यहाँ देखो मटेरियल कॉस्ट इंटू स्टोरेज बोला है ना, तो मटेरियल कॉस्ट में आपका, देखो मटेरियल कॉस्ट में आपका क्या आएगा 10% प्लस 2%, ये तो है ना, 10% प्लस 2% इंटू परचेज प्राइस, यही है ना, परचेज प्राइस क्या है 50, फिर आपका क्या दिया हुआ है आपका स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट देना पड़ेगा प्लस, लेकिन ये स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ दिया है, देखो वो
5 पर मंथ, तो इसको साल में करना पड़ेगा 12, है ना? हाँ तो नहीं, आपका स्टोरेज कॉस्ट ही पर मंथ का दिया हुआ, बाद बाकी तो ईयर का दिया हुआ ना। अच्छा 12 आ रहा समझ में? सर ये तो आपका ईयरली दिया हुआ था ना, 10% क्या दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, ऑब्सोलेंस क्या दिया हुआ है, 2% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका स्टोरेज कॉस्ट 50%, 0.5 पर मंथ दिया, उसको मैंने ईयर में डाल दिया। अब डालो 2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी एस 2 रूट ओवर ऑफ 2 इंटू एनुअल क्या रिक्वायरमेंट था 28,800, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या निकला 75 होल डिवाइडेड बाय 12, क्या है आंसर यू क्यू 600 यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या बोला, कितने साल में, एक साल में मतलब कि कितना दिन में हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, फ्रीक्वेंटली हाउ फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी वाले पहले ये निकालें कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 48, नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था इसमें 28,800 डिवाइडेड बाय 600 कितना आ रहा है 48 ऑर्डर, कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे 48 ऑर्डर। अब फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में क्या मंथ में दिया हुआ है कि डे में दिया, डे में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 48 ये वाला 360 डेज डिवाइडेड बाय 48, कितने दिन में ऑर्डर प्लेस होगा 7.5 डेज। वेरी गुड सर, दिस इज नॉट सपोज टू बी कम इन MCQs, लेकिन जो भी सम्स आपने नहीं किया था, मतलब यू शुड हैव गिवन सम रेस्पेक्ट टू दिस सम्स, ठीक है। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है प्रियंका? ओके, फंड रिक्वायर्ड कितना है 10 लाख, कैन बी अरेंज्ड इन 30% इक्विटी, 60%, 10% डेट, बैलेंस प्रेफरेंस शेयर, टैक्स रेट 25%, ROI 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है। ROI मतलब क्या हुआ, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो EBIT कितना आ जाएगा 10 लाख का 30%, 3 लाख, लिखो आप जल्दी, EBIT इज फर्स्ट, EBIT इज, थोड़ा जगह छोड़ के लिखो भाई, आप जब भी लिखो इतना उस तरफ करके मत लिखो, इस तरफ करके लिखो, कि आप ऐसे लिखती है ना, तो उस तरफ ही करके कर दोगी तो आपका पेज तो ही खत्म हो जाएगा। EBIT 10 लाख का 30% है ना, 30% कितना आ रहा है 3 लाख, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10 लाख का 60% का 10%, आई थिंक क्लियर है सबको, देख लो 10 लाख का 60% का 10%, ये क्लियर है क्यों डाला मैंने ऐसे, कितना आ रही है 60,000, यह आया क्या EBT लेस टैक्स कितना है 25%, कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2,40,000, ये कितना आ रहा है टैक्स 25, 24, 60,000 ये भी आएगा, बाई ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना आ रही है चलिए 1,80,000 आएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड
ये क्या आएगा, 10 लाख का कितना परसेंट है ये, 10%, डिविडेंड 15%, कितना आ रहा है, 15,000। ये क्या आ रहा है, 1,65,000। क्या वो बोला ना प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 10 लाख कैपिटल, प्रेफरेंस आपका इक्विटी कितना है 30%, डेट कितना है 60%, तो बचा कितना है 10%, है ना, और उसका 15% डिविडेंड। सर आपको लिखना है तो एक जगह लिख लो या वाला, 100% माइनस 60% माइनस 30%। अरे ये कलर रेगुलर सेम सेम है ना, आपका कलर पहले आपका ड्रेस का कलर सेम सेम है हाँ, ठीक है। तो ये होगा सर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इज इक्वल्स टू 1,65,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs, ये है ना, ओ सॉरी 3 lakhs, 3 lakhs इंटू 100 क्या आ रहा है 55%। क्लियर है, ये 3 लाख कहाँ से है ये पता है, 3 लाख कहाँ से है ये पता है सर, ये 3 लाख कहाँ से है, 10 लाख का 30% इक्विटी 3 lakhs, ठीक है। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी घर पे करना, ठीक है। फिर आरबीआई ऑफर्ड 91 days टी बिल bid at 98.93, कैलकुलेट द यील्ड ऑफ प्राइस, यील्ड निकल जाएगा आपका, अरे अभी निकाला था ना हम लोग कमर्शियल बिल वाला, आरबीआई ट्रेजरी बिल निकाला है कितना दिन का, 91 days का, कितने में 98.93, कितना में निकाला होगा, कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू कितना होगा 100, दिख रहा है आपको, यील्ड बोलना है तो यील्ड, यील्ड मतलब क्या हुआ, यील्ड मतलब कॉस्ट, याद है अभी हम लोग ने किया था कमर्शियल बिल वाला, कमर्शियल बिल वाला का आंसर क्या आ रहा है, कमर्शियल बिल वाला का आंसर क्या आ रहा था जो अभी हम लोग कर रहे थे, वो क्या था, वो क्या, वो क्या था 12.7, वो क्या था, दैट्स कॉस्ट ऑफ द कमर्शियल पेपर, है कि नहीं, किसके लिए कॉस्ट था, किसके लिए कॉस्ट था, वो जो इशू करेगा कंपनीज, जो सब्सक्राइब करेगा पब्लिक, उसके लिए क्या है, हाँ रिटर्न, रिटर्न को यील्ड बोलते हैं, एक फाइनेंस टर्म, रिटर्न इज
कंसिडर्ड एट यील्ड। तो आपके लिए आपने इशू किया है, कंपनी ने इशू किया है, दैट्स द कॉस्ट, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दैट्स द यील्ड। तो वो वाला आपको कॉस्ट निकालने बोला था, अभी आपको क्या यील्ड निकालने बोला है, बस मोर सेम ही फॉर्मूला है। अंडरस्टूड? तो सर क्या होगा ये टी बिल, तो कितना का इंटरेस्ट आ जाएगा, 100 माइनस 98.93 कितना आ रहा है, 100 माइनस 98.93 कितना आ रहा है, 1.07। उसके बाद किसके ऊपर 98.93 इंटू आर इंटू 91.365, यही है ना, यही तो था, ऐसे तो निकाले थे ना हम लोग इससे पहले कमर्शियल पेपर का। निकालो आर, R is equals to 382%, 4.3382%, ऑप्शन ए। हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अल्टरमेंट्स को, अल्टरमेंट्स को निकल जाएगा, बहुत फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए लेकिन आराम से निकल जाएगा, सब कुछ दे दिया। देखो अल्टरमेंट्स को में जो जो चाहिए, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, वीआईटी, सेल्स, रिटर्न अर्निंग, टोटल एसेट, टोटल डेट, सब दे दिया आपको। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पुट करो आंसर निकलेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी इन बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी इन बैंक, एफडी कहाँ है, बैंक में, इज नोन शोन एज, क्या कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आंसर इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर बैंक अगर इन्वेस्ट करे तो इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट आई हैव ऑलरेडी मेक यू राइट की बैंक के केस में दैट्स द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहाँ पे लिख दो, इन केस ऑफ बैंक इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन केस ऑफ बैंक इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, other than bank investing activity, in case of bank it is operating activity, other than bank investing activity, ठीक है। नेक्स्ट, probability density function is a characteristic of probability, कहाँ पे आता है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हो, कांस्टेंट वेरिएबल पे या फिर नॉन रैंडम वेरिएबल पे प्रोबेबिलिटी का फंक्शन यूज नहीं कर होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, आप डाइस फेंके, आपने डाइस फेंका और हर इवेंट का होने का चांस 1/6 है, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल, ऑप्शन इज डी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम वेरिएबल। Scatter plot display the unique data point क्या in a single graph, scatter plot display the several unique data in a single plot, single graph। एक ग्राफ में scattered मतलब कि scattered plot मतलब ये है आपका कौन सा स्टॉक्स का इनकम ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो वो सिंगल ग्राफ में ही उसको कैप्चर करते हैं, इसको स्कैटर्ड डायग्राम बोलते हैं। चलो हो गया, ट्रू फॉल्स और दे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आता अभी आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन